नमस्कार बच्चों, देखिए आज अपने चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 5 देखेंगे, जिसके अंदर हम 1919 से लेकर 1947 तक के राजनीतिक आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें विशेष भूमिका गांधी जी की रही थी। और जैसा कि अपने जानते हैं कि उस समय गांधी जी का कितना प्रभुत्व था, तो सारे लगभग कार्य जो हैं वो गांधी जी की देखरेख में होते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति रहेंगे हमारे वो गांधी जी होंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपने राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947 तक। देखो, पहला कारण हमने देखा था कि एक तो रोलेट एक्ट आता है। रोलेट एक्ट के द्वारा भारतीय जो थे वो बहुत ही नाखुश थे। दूसरा क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत वालों को थोड़ा छूट रियायत मिलने की जो आस थी, उम्मीद थी, वो सारी उम्मीदें क्या है पानी फेर रहा था ये रोलेट एक्ट कानून। और इससे भी बुरा कब हो जाता है, जब जलियांवाला बाग का एक भयावह दृश्य भारत के सामने आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है, बहुत ही बड़ी मात्रा में नरसंहार करवाया जाता है जनरल डायर के द्वारा। इसके कारण भारत के जो लोग थे वो बहुत आक्रोशित थे। अब देखिए, इन सारे कारणों के चलते और भारत गुलामी से त्रस्त होकर बहुत से आंदोलन करता है लगातार 1919 से लेकर 1947 तक। इसमें सबसे पहले अपने देखते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत आंदोलन। देखिए, ये आंदोलन आधारभूत तरीके से भारत की स्वतंत्रता के लिए नहीं था, फ्रीडम के लिए नहीं था। यह एक धर्म विशेष का आंदोलन था, लेकिन इसने असहयोग आंदोलन के साथ जुड़कर भारत के स्वतंत्रता के प्रयास में अपना योगदान दिया था। अगर ये सीधा स्वतंत्रता के लिए नहीं था भारत के, तो ये था क्या? देखिए, तुर्की नाम का देश है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब मित्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य युद्ध हो रहे थे। उस समय जर्मनी जो है वो तुर्की की तरफ से लड़ रहा था और ब्रिटेन इटली की तरफ से लड़ रहा था। अब इटली और ब्रिटेन जो है वो तुर्की के ऊपर आक्रमण करते हैं और जर्मनी जो तुर्की के साथ लड़ रहा था, दोनों की हार हो जाती है। इस हार के बाद ब्रिटेन और इटली ने यहाँ के खलीफा को हटा दिया। अब देखिए, खलीफा क्या है? खलीफा जो है वो मुस्लिम धर्म में क्या होता है? धर्म गुरु होता है। जिस प्रकार से ईसाई धर्म में पोप होता है, हिंदू धर्म में जो है शंकराचार्य की उपाधि मिलती है, वैसे खलीफा जो है मुस्लिम धर्म का धर्म गुरु होता है। अब इसकी पदवी हटा देने के कारण पूरे विश्व भर के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो क्या है, पूरे ब्रिटेन या ब्रिटिश राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। अब ब्रिटेन या ब्रिटिश लोगों का उपनिवेश भारत में था, तो यहाँ के मुस्लिमों ने भी क्या है, इस बात के लिए अंग्रेजों का विरोध किया। ये होता क्या है, देखिए 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की जाती है, जिसका अंत होता है 10 अगस्त 1920 को। और किस प्रकार से होता है? सेवरेस की संधि। अब एक चीज आप ध्यान देख लेना कि आपकी बुक में ये सेवरेस नाम जो है इसको सेवरे कहा गया है। सेवरे कहा गया है इस नाम को, लेकिन ये असल में सेवरेस है जो फिलहाल पेरिस में है। यह संधि हुई थी ब्रिटेन और तुर्की के यहाँ मध्य में हुई थी, जिसके तहत क्या किया गया था? खलीफा के पद को नष्ट कर दिया गया। नष्ट कर दिया गया और तुर्की को बना दिया गया धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया गया।
तुर्की को धर्मनिरपेक्ष देश की उपाधि दे दी गई। ये सारा जो है वो स्वरूप रहता है खिलाफत आंदोलन का, शुरू होता है और इस संधि के साथ ये क्या है समाप्त भी हो जाता है। विशेष तौर पर क्या था, धर्म से संबंधित आंदोलन था मुस्लिमों का, क्योंकि उनके धर्म गुरु हटा दिया था तुर्की और ब्रिटेन के युद्ध के समय, पहले विश्व युद्ध के समय। ये था खिलाफत आंदोलन। अब जब खिलाफत आंदोलन पूरा होता है उस समय इसके साथ शुरुआत होती है एक और आंदोलन की, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन, इससे पहले एक टर्म जो बच गई आपके पिछले टॉपिक की वो बता देता हूं कि केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी गांधी जी को। केसरे हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? गांधी जी को दी गई थी। किसने दी थी? अंग्रेजों ने स्वयं दी थी। केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने स्वयं गांधी जी को दी थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में क्या है, गांधी जी ने अंग्रेजों का पक्ष लिया था, अंग्रेजों की सहायता की थी, ताकि भारत में जो औपनिवेशिक शासन है उसका अंत हो सके, या औपनिवेशिक शासन में के अंतर्गत लोगों को क्या है रियायत मिल सके, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनमें कमी आ सके। इसलिए जब अंग्रेजों की सहायता की तो उसको केसरी हिंद की उपाधि दी गई। अब जब गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं तो सबसे पहले इस उपाधि को छोड़ते हैं, इस पद को या पदवी को छोड़ते हैं। कहते हैं कि हम अंग्रेजों की किसी प्रकार से सहायता नहीं करेंगे, किसी प्रकार का सहयोग उनका नहीं करेंगे। यानी विदेशी जो भी माल है, कपड़े, वस्तुएं, औषधियाँ या खाने पीने की कुछ भी चीज़ें हैं, उन किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्कूल या जो कॉलेज हैं उन सभी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ना ही ब्रिटिश न्यायालयों का इस्तेमाल किया जाएगा। अपने जितने भी झगड़े हैं वो ग्रामीण स्तर पर पंचायतों में सुलझाए जाएं। इस प्रकार के निर्देश गांधी जी के द्वारा दिए गए और लोगों ने क्या है अंग्रेजों से संबंधित सभी चीज़ों को छोड़ने का या अंग्रेजों का असहयोग पूरी तरीके से उनका किसी प्रकार से सहयोग नहीं करने का निश्चय कर लिया। लेकिन ये आंदोलन क्या है अपने जोर शोर पर चल रहा था। एक समय था जो ऐसा लग रहा था कि इस आंदोलन के बलबूते अंग्रेज जो है वो घुटने टेक देंगे। लेकिन तभी क्या होता है, एक जो घटना घटित होती है। गांधी जी जो थे वो पूर्णतः अहिंसावादी थे और एक हिंसात्मक घटना हो जाती है। कहाँ पर? जब यूपी के गोरखपुर जिले में एक स्थान है चौरी चौरा नामक स्थान है। वहाँ पर जब ये सत्याग्रही लोग आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्वक, तो पुलिस ने उन पर जोर जबरदस्ती से आंदोलन को बंद करवाने का प्रयास किया। इसके बदले में इस एक थाने को जला दिया गया, जिसके अंदर 21 सिपाही और एक थानेदार की मौत हो गई। यानी टोटल 22 लोग इस अहिंसा के शिकार हो गए। और इस बात से कब होता है ये घटना होती है 5 फरवरी 1922 को होती है। इस अहिंसात्मक घटना से गांधी जी को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है, ऐसा लोग बताते हैं। और क्या है 12 फरवरी 1922 इस घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया गया। गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन पर विराम लगवा दिया गया, वापस ले लिया गया, जिसका विरोध सुभाष चंद्र बोस ने भी किया, जवाहरलाल नेहरू ने भी किया और बाकी कई बड़ी नेताओं ने इसका विरोध किया। लेकिन गांधी जी ने हिंसा का साथ न देते हुए इस आंदोलन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। यानी इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज है, चोरा चोरी जो कांड होता है 5 फरवरी 1922 को। एक केसरी हिंद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपना जो होता है असहयोग आंदोलन के बाद एक कमीशन आता है भारत में, साइमन कमीशन। साइमन
कमीशन। इसको समझने के लिए आप इतना समझिए कि जैसा कि मैंने बताया था कि 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं रहता है, बल्कि ब्रिटेन की जो संसद है वो भारत के लिए कानून संविधान बनाकर भारत के लोगों के लिए भेजती थी, और जिसको किसके रूप में यहाँ पर लागू किया जाता था, भारत सरकार के अधिनियम के रूप में लागू किया जाता था। ये अलग अलग समय पर बन के आते थे, तो उन अधिनियमों को अलग अलग समय की संज्ञा दी गई थी। अब सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में 1927 में क्या होता है, ब्रिटिश की संसद जो है वो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक जांच समिति भेजती है, और वो जांच किसकी करने वाली थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में जांच करने वाली थी कि यह कानून या यह संविधान जो भारत के ऊपर लगाया गया है या भारत के लिए बनाया गया है, वो किस प्रकार से भारत के लोगों के लिए सहायतापूर्वक है या उनके लिए एक कष्ट का कारण है। इस बात की जांच के लिए सर जॉन साइमन को भेजा गया था, जिसका नाम था साइमन कमीशन। अब बात ये आती है कि इसमें 7 मेंबर थे, टोटल 7 सदस्य थे, लेकिन इन सातों में कोई भी क्या था, इंडियन नहीं था, एक भी इंडियन नहीं था सातों में। इस बात के लिए भारत के लोगों ने क्या किया, विरोध किया। भारत ने इसका पूरी तरह से प्रोटेस्ट किया कि भारत के लिए कोई कानून फायदेमंद है या नहीं, या वो कानून किस प्रकार का है, इस बात की जांच के लिए एक भी भारतीय नहीं है जांच समिति में, तो वह जांच किस प्रकार से पक्षपातपूर्ण नहीं होगी। इस बात के लिए विरोध हुआ। अब देखिए 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन यानी अपने 7 सदस्यों के साथ यह कमीशन भारत के बंबई शहर में पहुंचता है, जहां पर इसका पूरी तरह से विरोध होता है। नारे लगते हैं, साइमन भारत वापस जाओ या भारत से वापस चले जाओ। इसका विरोध लाहौर में भी होता है, और लाहौर में इसका विरोध करने वाले थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय यह भारत में लाहौर में इसका विरोध करते हैं, और इस विरोध के दौरान जब अंग्रेजी सरकार इस विरोध को दबा रही थी, तब प्रहार लगने से, अंग्रेजों के लाठियों का प्रहार लगने से लाला लाजपत राय जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, और वो क्या है, हमेशा के लिए स्वतंत्रता के इस युद्ध क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं, जिसके कारण जो आंदोलनकारी थे या इसके विरोध करने वाले थे वो और ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। हालांकि इस कमीशन की रिपोर्ट 1930 में पेश की जाती है, लेकिन उसमें भी क्या है, औपनिवेशिक भारत को स्वराज्य देने की कोई बात नहीं थी। औपनिवेशिक भारत को स्वराज्य देने की कोई बात नहीं थी। इसका बाद में भी विरोध हुआ जब इसकी रिपोर्ट 1930 में आई। तो देखिए 1927 में ब्रिटेन जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 की जांच के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक कमीशन को भेजता है, जो 3 फरवरी 1928 को भारत में पहुंचता है, जिसका विरोध किया जाता है मुंबई में, और लाहौर में विरोध करते हैं लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु हो जाती है। रिपोर्ट उसकी आती है 1930 में, जिसमें औपनिवेशिक साम्राज्य की बात नहीं की गई थी। अब नेक्स्ट अपना जो साइमन कमीशन के बाद का जो आंदोलन है वो है शून्य अवज्ञा आंदोलन। इसका नाम क्या है, शून्य अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत स्वयं गांधी जी कानून तोड़कर करते हैं। शून्य अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन होता यह है कि जब 30 दिसंबर 1929 को लाहौर के अंदर कांग्रेस का 13वां अधिवेशन हो रहा था। 30 दिसंबर 1929 को लाहौर के अंदर कांग्रेस का 13वां अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता स्वयं जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उन्होंने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पेश किया, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पेश किया,
जिसको कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने क्या है पूरी तरीके से उसको पास किया और सभी इस मत पर राजी थे कि अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, अभी हम क्या है गुलामी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इस बात के लिए अंग्रेजों से बातचीत की गई, लेकिन इस बार में अंग्रेजों ने कोई भी सटीक उत्तर नहीं दिया। इसलिए गांधी जी ने कहा कि अब हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, उनकी अवज्ञा करेंगे। इस हेतु को 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम साबरमती से लगभग 200 किलोमीटर दूर दांडी की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं अपने 78 सदस्यों के साथ। किस लिए? नमक के कानून को तोड़ने के लिए। नमक के कानून को तोड़ने के लिए वो 78 सदस्यों के साथ चल पड़ते हैं। 12 मार्च 1930 को पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1930 को, लेकिन कानून तोड़ा जाता है अगले दिन सुबह 6 अप्रैल 1930 को, जो आपकी बुक में डेट है। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को नमक का कानून गांधी जी वहां पर नमक बनाकर तोड़ते हैं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत विशेषता क्या थी? महिलाओं ने बहुत ज्यादा संख्या में साथ दिया, जिसमें महिलाओं ने क्या है अफीम, शराब या जितनी भी अंग्रेजी दुकानें थी उन सभी पर धरना दिया, उनका विरोध किया, उनको बंद किया, उनको नहीं इस्तेमाल करने का आह्वान किया। यहाँ तक इसके साथ साथ स्कूल कॉलेज के बच्चों ने भी क्या है विदेशी शिक्षा पर प्रतिबंध लगाना और राष्ट्रीय शिक्षा समिति बनाने का या राष्ट्रीय शिक्षा निगम बनाने का क्या है उन्होंने मांग की। तो इस पर कह सकते हैं कि पूरे भारत के हर वर्ग यानी महिला, पुरुष, छात्र, बड़े बुजुर्ग जो हैं वो सभी से आंदोलन के साथ जुड़ते हैं। अब कानून की अवज्ञा करते हैं और इसके बाद यह आंदोलन पूरे जोर शोर पर चलता रहता है, लेकिन 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता होता है। गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता होता है, जिसको गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। 5 मार्च 1931 को होता है। अब इस समझौते के दौरान निश्चित होता है कि गांधी जी हैं वो इस आंदोलन पर क्या लगा लेंगे, विराम लगा लेंगे। इसको क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, जब तक कि गांधी जी की मांगों को पूरी तरीके से अंग्रेज सरकार क्या है मान नहीं लेते। इसीलिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए 11 शर्तें थी, उनको मनवाने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी हिस्सा लेते हैं लंदन जाकर, लेकिन उनकी एक भी शर्त को नहीं माना जाता, बल्कि उनको पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया जाता है। 1932 में गांधी जी वापस भारत आते हैं और दोबारा से इस आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं, जब उनका गोलमेज सम्मेलन में उनकी शर्तों को नहीं माना गया। दोबारा से शुरुआत होती है 1932 में। इसके साथ ही घटना होती है 1933 में गांधी जी आंदोलन का स्वरूप सही रूप से सफल नहीं होने के कारण 1933 में कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। कांग्रेस सरकार से इस्तीफा या कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। यानी इसकी टाइमलाइन क्या रहेगी, 30 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन होता है, पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं। मांगों को पूरा नहीं होने के कारण गांधी जी स्वयं 12 मार्च को चलते हैं साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर 78 सदस्यों के साथ। 6 अप्रैल को नमक बनाकर कानून तोड़ते हैं, विशेषता महिलाओं ने भी साथ दिया। और इसके बाद 5 मार्च को 1931 को यह आंदोलन स्थगित किया जाता है, क्योंकि गांधी इरविन समझौता होता है, लेकिन गोलमेज सम्मेलन में किसी भी प्रकार की शर्त को नहीं मानने के कारण 1932 में इसको दोबारा से शुरू कर दिया जाता है। 1933 में आंदोलन के सफल नहीं होने के कारण गांधी जी कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। शून्य अवज्ञा आंदोलन के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, शून्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान नहीं, उसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया कि क्यों ना हम अब व्यक्तिगत सत्याग्रह पर कोशिश करें या व्यक्तिगत सत्याग्रह पर जोर दें। व्यक्तिगत सत्याग्रह
जो शुरू करती है कांग्रेस पार्टी 17 अक्टूबर 1940 को। गांधी जी ने सुझाव दिया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह अब द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या है बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि अंग्रेजों के एक पक्ष को क्या है कमजोर किया जा सके, क्योंकि भारत अब क्या है दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहता था और ना ही दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा बनना चाहता था अंग्रेजों के कारण। इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनके सुझाव को मानती है और 17 अक्टूबर 1940 को शुरुआत की जाती है। और पहले जो थे वो विनोबा भावे जो है पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह करके 3 माह की जेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे विनोबा भावे। इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की व्यक्तिगत सत्याग्रह की। दूसरे नंबर पर थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे नंबर पर थे ब्रह्मदत्त। और इसी प्रकार से तकरीबन 30,000 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी और व्यक्तिगत सत्याग्रह को संचालित रखा। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में मिलाने से रोकने के लिए था, लेकिन ब्रिटेन का भारत पर शासन था और ब्रिटेन भारत को क्या है मिला भी लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बना लेते हैं, किसी न किसी प्रकार से हमें जबरदस्ती झोंका जाता है, जिसके कारण 1942 आते आते भारत पर क्या है जापान के हमले का भी खतरा मंडराने लगा। उधर जो क्रिप्स मिशन भारत आया था वो विफल हो गया। क्रिप्स मिशन क्यों आया था? संविधान सभा बनाने के लिए। संविधान सभा भारत को संविधान बनाकर देने वाली संविधान सभा का गठन करवाने के लिए क्रिप्स मिशन भारत में आया था। यह विफल हो जाता है। मुस्लिम लीग इसकी मांगों इसके कार्यों को स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा, जापान का भारत पर हमला होने का जो डर था वो अब क्या है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को सताया जा रहा था, क्योंकि भारत न चाहते हुए भी इस भयानक युद्ध का हिस्सा बन चुका था। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि अब एक अंतिम रास्ता बचता है और वो है डू और डाई, यानी या तो करिए या मरे, क्योंकि अब क्या है गुलामी को देखते हुए जिया नहीं जा सकता, गांधी जी ने कहा। और इसलिए हमें क्या है अंग्रेजों को भारत से निकालना होगा और उनको कहना होगा कि अब आप भारत छोड़ो। तभी से क्या है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा होता है वह है 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की क्या है बैठक हो रही थी। उस समय इस प्रकार से निश्चित होता है, इस बात का पता लगता है जब अंग्रेजों को 9 अगस्त 1942 को क्या है गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही क्या है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है और जो छोटे मोटे नेता थे वो क्या है भूमिगत होकर इस आंदोलन का संचालन सुचारू रूप से रखते हैं और बहुत ही बड़े स्वरूप के रूप में इस आंदोलन को पहुंचाया जाता है। हालांकि बाद में इस आंदोलन को भी क्या है शांत कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है इस विद्रोह को भी, लेकिन यह आंदोलन ऐसा था जिसने पूरे भारत के लोगों में एक वीरता ऊर्जा भर दी थी, जिसके कारण अब भारत के जो लोग थे वो गुलाम नहीं रह सकते थे। इस बात का अंग्रेजों को पता लग गया था और अंग्रेजों ने अपनी भारत को छोड़ने में ही भलाई समझी, ऐसा माना जाता है। इस आंदोलन का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ा था। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।